रूल 21 कंसिक्वेंस ऑफ फेलियर टू फाइल एड्रेस, यानी इस रूल में बेसिकली चीज़ डिस्कस की गई है कि अगर मुद्दई यानी कि प्लेंटिफ और अगर तो दरख्वास्त गुजार यानी कि पेटिशनर जो साइल है वो पर्सन अपना एड्रेस नहीं सबमिट करते कोर्ट के अंदर जब वो अपनी प्लेंट या पेटिशन सबमिट कर रहे होते हैं, तो अब इस केस के अंदर अगर ये अपनी पेटिशन और प्लेंट को जमा करवाते वक़्त अपना एड्रेस प्रोवाइड नहीं करते, तो उस एड्रेस को ना प्रोवाइड करने के नतीजे के क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, ये इस रूल 21 में डिस्कस किए गए हैं। सो रूल 21 बेसिकली क्या कहता है? रूल 21 स्टेट दैट वेयर अ प्लेंटिफ और पेटिशनर फेल टू फाइल एन एड्रेस फॉर सर्विस, यानी कि अगर प्लेंटिफ और पेटिशनर अपना पता, अपना एड्रेस जो है वो सर्विसेज के लिए प्रोवाइड नहीं करते, सर्विसेज कौन सी? जैसे समन और नोटिसेस वगैरह, तो कोर्ट में डायरेक्ट हिम टू फाइल सच एड्रेस एंड इफ़ ही फेल टू डू सो आफ्टर गिविंग हिम अपॉर्चुनिटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कोर्ट उन्हें डायरेक्शन देगा कि भाई आप अपना एड्रेस प्रोवाइड करो, और अगर अपॉर्चुनिटी कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन प्रोवाइड करने के बावजूद वो प्रोवाइड नहीं करते, देन क्या होगा? He shall be liable to have his suit dismissed or his petition rejected by the court. अब इस सिचुएशन के अंदर एड्रेस ना प्रोवाइड करने पे नंबर 1, नंबर 2 आपको कहा गया तब भी आप फेल हो गए प्रोवाइड करने में। आप अगर मुद्दई हो तो आपका दावा बर्खास्त हो जाएगा, अगर आप दरख्वास्त गुजार थे, पेटिशनर थे, तो आपकी पेटिशन रिजेक्ट कर देगा कोर्ट। अब ये जो रिजेक्शन और डिसमिशन यानी डिसमिसिंग ऑफ सूट और रिजेक्शन ऑफ पेटिशन है, वो कोर्ट बज़ाते खुद कर सकता है बगैर पार्टी की दरख्वास्त, किसी दूसरी पार्टी की दरख्वास्त से स्यो मोटो, यानी बज़ाते खुद कोर्ट कर सकता है, और एनी पार्टी में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट, या किसी पार्टी की दरख्वास्त पर जो कि इस चीज़ के हवाले से दरख्वास्त देती है कोर्ट को कि कोर्ट जो है वो इनका सूट डिसमिस कर दे या पेटिशन रिजेक्ट कर दे, उसकी दरख्वास्त भी कर सकता है। एंड द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर एज थिंक फिट जस्ट, और इस दरख्वास्त पर जो कोर्ट को ऑर्डर बेहतर लगेगा पास करने का, वो कोर्ट ऑर्डर पास कर देगी। सो सिंपल इज़ दैट रूल 21 में बताया गया कि अगर पेटिशनर और प्लेंटिफ अपना दरख्वास्त देते हुए, अपना दावा दायर करते हुए अपना एड्रेस प्रोवाइड नहीं करते, तो सबसे पहले कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे उनका दावा डिसमिस नहीं करेगा, ना ही उनकी पेटिशन रिजेक्ट करेगा। पहले वो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, उन्हें एक चांस देगा कि अपना एड्रेस प्रोवाइड कर दो, लेकिन उस मौका मिलने के बावजूद अगर वो नहीं करते, देन कोर्ट के पास ये पावर है कि वज़ात खुद या किसी पार्टी की दरख्वास्त पर इनका सूट डिसमिस कर सकता है या इनकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है रूल 22, प्रोसीजर व्हेन पार्टी नॉट फाउंड एट अ प्लेस ऑफ द एड्रेस, मतलब जो एड्रेस उन्होंने प्रोवाइड किया तो हुआ है पार्टी ने, अब वो पार्टी जो है प्लेंटिफ भी हो सकती है, पेटिशनर भी हो सकती है, वो उस एड्रेस पे खुद ही नहीं मिलते, तो अब इस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा कोर्ट के थ्रू? सब रूल 1 स्टेट दैट वेयर अ पार्टी इज़ नॉट फाउंड एट अ एड्रेस गिवन बाय हिम फॉर द सर्विस and no agent or adult male member of his family on whom a notice, summon, or other process can be served is present, a copy of a notice, summon, or other process shall be fixed to the outer door of the house. वो कह रहे हैं अगर पार्ट जो एड्रेस उसने सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किया है ना, पार्टी उस एड्रेस पे खुद नहीं मिलती, ना ही उसका एजेंट मिलता है, ना ही कोई अडल्ट मेल मेंबर ऑफ फैमिली मिलता है, जिसे हम ये नोटिस, समन और अदर प्रोसेस जो है सर्व कर देते अगर ये मौजूद होते तो। अब इस सिचुएशन के अंदर जो इस नोटिस, समन और दूसरे प्रोसेस को जो इससे सर्व करना मतलूब है, उसकी कॉपी जो है वो उसके घर पे, यानी जो एड्रेस जिस घर का उसने एड्रेस प्रोवाइड किया उस एड्रेस की आउटर डोर यानी मेन डोर के ऊपर लगा दी जाएगी, फिक्स कर दी जाएगी उस समन, नोटिस और दूसरे प्रोसेस की कॉपी। Sub rule 2, if on the date fixed such party is not present, another date shall be fixed and a copy of the notice. If on the date fixed such party is not present, another date shall be fixed and a copy of a notice, summon or other process shall be sent to the said address via registered post, and such service shall be deemed to be as effectual as if the notice. सो सब रूल 2 ये क्या कह रहा है कि कह रहे हैं कि इफ़ ऑन द डेट फिक्स सच पार्टी इज़ नॉट प्रेजेंट, मतलब जो डेट फिक्स थी जिस पर ये समन नोटिस वगैरह सर्व करने थे, उस डेट पे वो पार्टी खुद मौजूद नहीं थी, देन दूसरी डेट फिक्स की जाएगी और कॉपी जो है वो समन नोटिस अदर प्रोसेस की अब भेजी जाएगी उसी एड्रेस पे, अब डाक के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजी जाएगी, एंड सच सर्विस शैल बी डीम्ड टू एज इफेक्चुअल सच नोटिस एंड बीन पर्सनली सर्व। और आप जो कि बेशक आप डाक के थ्रू भेज रहे हो, लेकिन अब आप ये समझोगे कि ये जो है वो उस पार्टी को पर्सनली तौर पर इन बाई हैंड उसके हाथ में आपने ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उसको बाय हैंड उसके डिलीवर कर आए हो आप। सो अब नेक्स्ट है रूल 23 जो कि कहता है सर्विस ऑन प्लीडर, वेयर अ पार्टी इंगेज अ प्लीडर notices where a party engage a pleader notices summon or other processes for services on him shall be served in a manner prescribed by order 3 rule 5, unless the court direct service at the address for the service
गिवन बाय द पार्टी। सो रूल 23 सिंपली कहता है कि अगर पार्टी के पास कोई वकील वगैरह है, उन्होंने कोई वकील अपॉइंट किया हुआ है अपने लिए, तो जो नोटिस समन और दूसरे प्रोसेस सर्विसेज हैं ना, वो सर्व की जाएँगी उस मैनर के मुताबिक जो कि ऑर्डर 3 के रूल 5 में बताया गया है, जो कि वहाँ पर बेसिकली ये चीज़ डिस्कस की गई है कि अगर आप पार्टी के वकील को भी ये समन नोटिसेस और दे दो ना, तो समझा जाता है कि पार्टी को बज़ाते खुद पर्सनली डिलीवर हो गए हैं। तो कह रहे हैं कि अगर तो उनका कोई वकील है, तो आप वकील को डिलीवर कर दोगे, ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन इसकी ये है कि अगर कोर्ट डायरेक्शन देती है कि नहीं, ये जो एड्रेस पार्टी ने दिया हुआ है, यहीं पर आपने सर्विसेज़ डिलीवर करनी है, यानी समन नोटिसेस वगैरह देने हैं, देन आपको फिर वहीं पर डिलीवरी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है रूल 24, जो कि कहता है चेंज ऑफ एड्रेस। अब हो सकता है कि आपका एड्रेस बदल जाए, जो आपने एड्रेस तो पहले प्रोवाइड किया हुआ है जहाँ पर नोटिस वगैरह आने हैं, लेकिन अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया है, तब आपके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है, ये रूल 24 बताता है। लेकिन इससे पहले जो है वो मुझसे एक रूल स्किप हो गया कि जो रूल 21 के अंदर रूल 21 के बाद ना रूल 21 ए ऐड हुआ है पंजाब अमेंडमेंट में, तो पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे, देन फिर हम लोग रूल 24 को डिस्कस करते हैं। So rule 21 है क्या कहता है, consequence of failure to annex copy extra with the plaint. So when the plaintiff failed to annex a copy of a plaint or concise statement or copies of a document mentioned in rule 2, the court will make such order as it think just fit. इसमें बेसिकली रूल 21 है, जो नया एक रूल इंसर्ट हुआ है पंजाब अमेंडमेंट के तहत, तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि जब प्लेंटिफ जो है वो अपनी प्लेंट के साथ जो है प्लेंट की कॉपी नहीं लगाएगा, ना ही कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स लगाएगा, और ना ही जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो कि मेंशन किए हुए हैं इसी ऑर्डर के रूल 2 में, वो उनकी कॉपीज़ नहीं मेंशन करता, तो उस सिचुएशन में कोर्ट वो ऑर्डर पास करेगी जो कि कोर्ट को बेहतर लगेगा, और इस रूल 21 के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ डिस्कस नहीं हुई। सो रूल 24 क्या कहता है, पार्टी वुड डिज़ायर टू चेंज द एड्रेस फॉर सर्विस गिवन बाय हिम एज अफॉरसेड। मतलब जो ऊपर सर्विसेज थी उनको रिसीव करने के लिए, जैसे समन और नोटिसेस और अदर प्रोसेसेस ऑफ जो कोर्ट के रिसीव करने के लिए जो पार्टी ने एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ था, अगर उस प्रोवाइडेड एड्रेस को अगर पार्टी चेंज करना चाहती है, तो इस सिचुएशन में वो एकदम ऑटोमेटिकली खुद ही अपना एड्रेस नहीं चेंज कर लेगी, इसके लिए उसे कुछ रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। कि वो रेगुलेशन क्या है कि शेल फाइल अ वेरीफाइड पिटीशन। अब इस सिचुएशन में वो एक वेरीफाइड पिटीशन कोर्ट में जमा करवाएगी, जिसमें वो बताएगी उस दरख्वास्त के अंदर कि मेरा अब ये एड्रेस नहीं, मेरा अब ये एड्रेस है, ताकि मुझे लिहाजा अब जो बाकी कोर्ट की जो भी सर्विसेज रिसीव होनी है ना, जैसे समन नोटिस वगैरह, वो इस न्यू अपडेटेड एड्रेस पर मुझे प्रोवाइड की जाएँ। तो अगर उसने अपना एड्रेस चेंज करना है, तो अब न्यू सर्विसेज कोर्ट की अप टू डेट रहने के लिए कोर्ट के लिए से उसे एक वेरीफाइड पिटीशन जमा करवानी पड़ेगी, जिसमें वो अपना करंट एड्रेस बताएगी, एंड द कोर्ट में डायरेक्ट द अमेंडमेंट ऑफ द रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली। और अब कोर्ट के पास जो रिकॉर्ड था, वो उसी पे वेरीफाइड पिटीशन की बेस पे उसमें अमेंडमेंट कर लेगी। मतलब उसका पुराना एड्रेस डिलीट करके नया ऐड कर लेगी। नोटिस ऑफ सच पिटीशन शैल बी गिवन टू सच अदर पार्टीज टू द सूट एज़ द कोर्ट में डीम इट नेसेसरी टू इन्फॉर्म। और ये जो इस पिटीशन का नोटिस है कि पार्टी अपना एड्रेस चेंज कर रही है, वो दूसरी पार्टी ऑफ द सूट को इस पिटीशन का नोटिस दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से, लेकिन तब अगर कोर्ट को लगे कि भेजना चाहिए, देन कोर्ट उन्हें इन्फॉर्म करेगी, एंड में आइदर सर्व अपॉन द प्लीडर फॉर सच पार्टीज़। और अगर कोर्ट को लगता है कि इनके वकीलों को भी भेजना ज़रूरी है कि भई एड्रेस चेंज हो गया, तो इनको भी बता देगी। और मैं सेंड टू बाय रजिस्टर पोस्ट एज़ अ कोर्ट से, और इन्हें जो है डाक के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा, जो भी मेथड जो कोर्ट को बेहतर लगे, इस तरह कोर्ट इन्हें इन्फॉर्म करेगी। रूल 25 सर्विस बाय अदर मोड। नथिंग इन दिस रूल्स shall prevent the court from directing the service of a notice, summon or other processes in any other manner it for any reason it think fit to do so। यानी इन रूल्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कोर्ट को प्रिवेंट कर रही हो कि कोर्ट जो है ये सर्विसेज जो है, जैसे नोटिस समन और दूसरे प्रोसेसेस है, किसी दूसरे तरीके से सर्व नहीं कर सकती। कोर्ट कर सकती है, कोर्ट पे इन रूल्स के अंदर कोई बार नहीं है, और उसके लिए अगर वो करेगी किसी दूसरे तरीके से, जो उसके लिए फिर उसे रीज़न कोट करने पड़ेंगे, किसी भी रीज़न मिसाल के तौर पर यहाँ पर बताया गया है ना, सर्विस आप लोग पर्सनली दे रहे हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू दे रहे हैं, जबकि ऑर्डर 5 के रूल 20 के अंदर सब्स्टिट्यूटेड मोड ऑफ सर्विसेज भी बताई गई हैं, जिसमें हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो ओल्ड मेथड है जैसे बीट ऑफ ड्रम, वो और भी अदर मोड्स बताए गए हैं, जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट तो है ही, बाय प्रेस पब्लिकेशन, अखबार में इश्तिहार लगवा के एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू, इस तरह ये कह रहे हैं कि यहाँ इन रूल के अंदर जो भी बताया गया है ना, उसमें हरगिज़ ये कोर्ट के ऊपर बार नहीं कि कोर्ट इन्हीं तरीक़ाकार के तहत जो है वो ये सर्विसेज डिलीवर करे अपनी, जैसे समन और नोटिस और दूसरे प्रोसेसेस पार्टी को सर्व करे। कोर्ट दूसरे मेथड और मोड भी यूज़ कर सकती हैं इन सर्विसेज को डिलीवर कराने के लिए, कोर्ट के ऊपर कोई बार नहीं है। रूल 25 ये कहता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 26, जो कहता है लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लेंटिफ।
सो रूल 26 में क्या कहा गया है? रूल सब रूल 1 स्टेट दैट इन एवरी सूट ऑफ द नेचर रेफर टू इन रूल 3 ऑर्डर 22, यानी हर वो सूट, उस नेचर का सूट जो कि मेंशन है ऑर्डर 22 के रूल 3 के अंदर, उस नेचर के सूट में प्लेंटिफ के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि द प्लेनेट शेल बी कंपेयर्ड बाय स्टेटमेंट गिवन। मतलब जो ऑर्डर 22 के रूल 3 के अंदर जिस जौन सी नेचर के सूट मेंशन किए गए हैं, अगर उस तरह की नेचर का सूट है तो उस पर प्लेंटिफ पर ऑब्लिगेशन है कि उस तरह की नेचर के सूट की प्लेंट के साथ प्लेंटिफ ने क्या चीज़ें कंपेयर, कौन सी स्टेटमेंट साथ में देनी होती है। इसमें उसने बताना होता है द नेम एड्रेस ऑफ द पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ मे बी मेड अ पार्टी एज इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब इस तरह के नेचर के सूट की प्लेंट के साथ उसने बतानी होती है उन पर्सन के नेम और एड्रेस की लिस्ट, जो कि उसकी डेथ की सिचुएशन में प्लेंटिफ, ओरिजिनल प्लेंटिफ की डेथ की सिचुएशन में ऐसा लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके पार्टी ऑफ द सूट बन जाएंगे। एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द person who in the event of the death of the plaintiff shall intimate such fact to the court, furnish the court with the name, particulars and address of the legal representative of the plaintiff and make an application for the legal representative to be made a party। या उन persons के नाम और एड्रेस की लिस्ट प्रोवाइड करनी है जो कि इस एक्चुअल प्लेंटिफ जो है उसकी डेथ के नतीजे में कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे उन पार्टीज़ के नेम एड्रेस, जो कि अब इस पर्सन की डेथ के बाद इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इस केस को स्यू करेंगे, मतलब इसके पार्टी ऑफ द सूट बन जाएंगे और दरख्वास्त देंगे बाकायदा कोर्ट को कि इन जो बंदों के जो एड्रेस वगैरह बना रहे हैं ना, इन्हें पार्टी ऑफ द सूट बना दिया जाए इस पर्सन की डेथ के बाद इसके एस लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। और नेक्स्ट है सब रूल 2, अ प्लेंटिफ में एट एनी टाइम, प्लेंटिफ जो है वो किसी भी वक्त फाइल इन द कोर्ट एंड अमेंड लिस्ट ऑफ हिज प्रिजम्पटिव लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जो उसने कहा था ना कि मेरी डेथ के बाद ये पार्टी ऑफ द सूट बन जाएंगे ऐसा लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मी, तो वो कह रहे हैं कि वो प्लेंटिफ जो है किसी भी टाइम कोर्ट के अंदर इन प्रिजम्पटिव लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट के अंदर अमेंडमेंट कर सकता है और एक अमेंडेड लिस्ट प्रोवाइड कर सकता है। नॉमिनेट अनदर पर्सन इन द प्लेस ऑफ अ पर्सन नॉमिनेटेड अंडर क्लाउज बी सर्व फॉर द पर्पस ऑफ दैट क्लाउज। और इसी तरह जिन पर्सन को उसने नॉमिनेट किया हुआ था कि मेरी डेथ के बाद ये कोर्ट को बताएंगे कि ये पर्सन को जो है वो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पार्टी ऑफ द सूट बना दें, उन पर्सन की नॉमिनेशन में भी वो उनकी जगह पे किसी और पार्टी को नॉमिनेट कर सकता है। सब रूल 3, a nomination under clause B of sub rule 1 shall, unless stated under clause B of sub rule 2, remain in force throughout the pendency of the suit and any proceeding arising thereof, including appeal, review and revision and review। वो कहने की जो नॉमिनेशन उसने की है ना क्लाउज बी ऑफ सब रूल 1 के तहत, मतलब जिन पर्सन को उसने नॉमिनेट कर दिया कि वो उसकी डेथ के बाद कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे कि फ़लाँ पार्टी, इन्फॉर्म करेंगे और दरख्वास्त देंगे कि फ़लाँ पार्टी को ऐसा लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस बंदे के बिहाफ पे पार्टी ऑफ द सूट बना दो। तो वो कह रहे हैं कि ये जो नॉमिनीज़ होते हैं ना, ये नॉमिनेटेड पार्टी रहती हैं सूट की पेंडेंसी के दौरान, यही लोग नॉमिनेट रहते हैं इन्हीं पर्सन को और सूट प्रोसीडिंग के दौरान। और सूट की और प्रोसीडिंग की पेंडेंसी के अंदर कौन-कौन से मराहिल आ जाते हैं जो कि पेंडेंसी ऑफ सूट के अंदर ही कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि अपील, रिव्यू एंड रिव्यू, क्योंकि ये भी कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन ही होती हैं। अपील, रिव्यू और रिवीजन भी, कि जब तक इनका फैसला भी ना आ जाए ये समझा जाता है कि केस आपका चल ही रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जब तक आपका केस पेंडिंग है, सूट आपका पेंडिंग चल रहा है, जिसमें ये अपील, रिव्यू, रिवीजन के मराहिल भी पेंडेंसी ऑफ द सूट के अंदर ही आ जाते हैं। उस दौरान अगर कोई पर्सन इसने नॉमिनी के तौर पर नॉमिनेट किया होता कि जो को इसकी डेथ के बाद कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा और दरख्वास्त देगा कि फ़लाँ बंदों को इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को तो पार्टी ऑफ द सूट बना दो, वो पर्सन जो है वो तब तक इसके नॉमिनी ही कंसीडर किए जाएँगे हर स्टेज ऑफ द सूट पे, पेंडेंसी ऑफ द सूट पे। कब नहीं वो कंसीडर किए जाएँगे, अगर तो वो इन्हें सब रूल 2 के क्लाउज़ बी के तहत इन नॉमिनी पर्सन को वेरिएशन इनमें कर देता है, मतलब इनको हटा के कोई और पर्सन अपॉइंट कर लेता है। सो ये हर सूट की स्टेज पे यही, मतलब अगर इसकी डेथ हो जाती है तो जो इसने बंदे ऐसे नॉमिनी अपॉइंट किए हुए थे ना, वो ही नॉमिनी कहलाएँगे। लेकिन अगर इसने उनको हटा के किसी और बंदे को कर दिया था, वेरिएशन कर दी थी सब रूल 2 के क्लाउज़ बी के तहत, तो अब फिर इस सिचुएशन में वो नॉमिनी नहीं कहलाएँगे। सो इसमें सिंपली यही बताया गया था रूल 26 के अंदर। अब यहाँ पर भी रूल 26 अभी एंड नहीं हुआ कि पंजाब अमेंडमेंट में इसमें सब रूल 4 और 5 एक ऐड हो गया है, तो अब इसको पंजाब अमेंडमेंट वाले रूल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट अमेंडमेंट लाहौर है, वो कहने ऑर्डर
7 के रूल 26 में सब रूल 3 के बाद फॉलोइंग सब रूल 4 जो है वो एक नया ऐड हुआ है। उसमें क्या कहते हैं सब रूल 4 में, फेलियर ऑफ द प्लेंटिफ टू फाइल द लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज फोरसेड शैल रेंडर द सूट लायबल टू बी डिसमिस्ड। मतलब अगर वो अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट प्लेंटिफ प्रोवाइड नहीं करता, तो ये कंसीडर किया जाएगा, इसके इस बेस पे, लिस्ट ना प्रोवाइड करने की बेस पे इसका सूट जो है वो लायबल होगा कि उसे डिसमिस कर सकती है कोर्ट। सो इतनी अहमियत है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट को प्रोवाइड करने की। सो यहाँ पर ही आपका जो है वो ऑर्डर 7 ख़त्म हो जाता है।